ओम शांति। आज बहुत ही हर्ष का दिन है। हमारे कर्नल सती भाई हमारे बीच पधारे हैं। आपने 1983 में ये ज्ञान प्राप्त किया। 1986 में आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी से बॉटनी में एमएससी क्लियर की और 1989 में आपने आर्मी ज्वाइन की। आप एक कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में आर्मी में रहे और बैटल फील्ड के आपके प्यारे बाबा के साथ के बहुत सुंदर अनुभव हैं। कैसे प्यारे बाबा को जब आपने अंग संग रखा तो कैसे योग के प्रयोगों से चमत्कार हुआ। वो अनुभव तो सुनने से ही उसकी ब्यूटी बनेगी। तो बड़ा हर्ष है कि आज सम्मुख हम साक्षात उनके मुखारविंद से उनके वो बैटल फील्ड के बाबा के साथ के अनुभव सुनेंगे। 2022 में आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के पूर्ण रूप से ईश्वरीय सेवाओं में अपने जीवन को लगा दिया और वर्तमान समय हमारी जो सिक्योरिटी विंग है, आप उसके सीनियर नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और वर्तमान समय आप माउंट आबू में स्थित हैं। कमाल तो ये है कि अपनी आर्मी की लाइफ में आपने कारगिल से लेकर के कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर आदि बहुत स्थानों पर सेवाएं दी, लेकिन ये तो आपने भी नहीं सोचा होगा कि कहाँ कारगिल और कहाँ अभी माउंट आबू में प्यारा बाबा आपको स्थित कर देगा। लेकिन मैं समझती हूँ ये तभी हो सकता है कि जब वो आर्मी की यात्रा में रहते हुए आपने बाबा को की उंगली कस के बुद्धि से पकड़े रखी। तो वो तो जब आप अनुभव उनके सुनेंगे तो आप खुद भी फील करेंगे कि ऐसे ही नहीं, उस आर्मी की यात्रा से बाबा अपने दिल में उनको स्थान दे देगा, मधुबन में अपना घर उनको दे देगा। जरूर जिसने बाबा को अपने दिल में घर दिया होगा, स्थान दिया होगा, तो बाबा उनको मधुबन में स्थान देगा। तो वो यात्रा तो हम उनके द्वारा ही सुनेंगे। तो चलो मिल करके अपनी इस प्यारी सी सभा में सती भाई का दिल से स्वागत करें। ओम शांति। इतनी भरी सभा मॉर्निंग क्लास में देखते हुए बहुत मन खुश हो रहा है। तो एक बार अपने लिए जोरदार तालियां। तो 1983 में हमें ये ज्ञान मिला लखनऊ से, जिसे मैं कहता हूँ योर लक इज नाउ, क्योंकि वो एक ऐसा स्थान था जीवन में जब दो लक खुले। पहला लक लाइन खुला कि बाबा मिला 83 में, और दूसरा 87 में आर्मी में सिलेक्शन हुआ एज ए अधिकारी। तो जब आर्मी में सिलेक्शन हुआ तो करीब 7 साल की जीवन यात्रा ब्राह्मण के रूप में, रूहानी सैनिक के रूप में हो चुकी थी। तो आप समझ सकते हो कि 7 साल का कोई बच्चा बाबा का अगर हो और निस्वार्थ सेवाओं में लगा हो, बाबा बाबा करता हो, बाबा की सेवाओं में अलग अलग स्थानों में जाता हो, तो उसको उसके जीवन में कितने सारी बातें आ जाती हैं, है ना। सबसे पहले तो जीवन में सादगी, सच्चाई, और दूसरी चीज़ मुंह में ओम शांति, और मुरली के प्रति रुझान, सेवाओं, है ना, मनसा सेवा के प्रति रुझान, ये सब बातें आ जाती हैं जीवन में। पर जैसे ही हमने इंडियन आर्मी ज्वाइन किया, ट्रेनिंग ज्वाइन किया, तो पहले दिन में समझ में आ गया कि हम कहाँ आके लैंड कर गए, क्योंकि सारी परिस्थितियाँ क्या थी, विपरीत थी। स्वागत हुआ गालियों के बौछार से, और रगड़ा पट्टी तो आप जानते हो ज़बरदस्त होता है ट्रेनिंग में, बहुत ज़बरदस्त रगड़ा पट्टी होती है। खैर बाबा था साथ में, क्योंकि वो 7 साल में बाबा ने एक चीज़ पक्का कराया कि अगर भगवान है तो वो बाबा है, और
ये ज्ञान है तो ये सत्य ज्ञान है और इसी ज्ञान पे हमारा भविष्य टिका हुआ है। अब चूंकि एक नौकरी तो करनी थी, क्योंकि घर की परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि पिताजी जो इंडियन नेवी में थे वो गुजर गए थे जब मैं कक्षा 9th में था। तो हम 2 भाई 3 बहनें हैं, तो एक संकल्प में था कि बहनों की शादी में मेरा योगदान बनता है। तो अब वो तो तभी होगा जब हम नौकरी करेंगे, अदरवाइज़ अगर हमारे भी माँ बाप ज्ञान में होते तो हो सकता था कि हम भी समर्पित कुमार के रूप में मधुबन में सेवाएं दे रहे होते। बट ड्रामानुसार बाबा ने सीन ऐसा चेंज किया था कि हम वहाँ पे आर्मी में पहुँचे। तो मेरा जो करार था आर्मी से वो 5 years का था, शॉर्ट सर्विस कमीशन बोलते हैं, क्योंकि आर्मी में 2 प्रकार की कमीशन होते हैं। एक परमानेंट कि आप आए तो फिर आप पूरे 20 साल रहेंगे, एक होता है 5 साल का। तो ये 5 साल का जो करार था, ये जब पूरा होने को आ रहा था तो मैंने ये देखा कि 5 साल तक मैं बाबा की याद में अपना काम तो ठीक से कर रहा था और एंजॉय भी कर रहा था, बट मानसिक रूप से ना कहते हैं विचारों से कहीं थोड़ा असंतुष्ट था। रीज़न क्या था कि आपको पता होना चाहिए फौज में जो माहौल है ना बहुत अच्छा है, उनके हिसाब से बहुत अच्छा है, मैं भी जो देखता हूँ बहुत अच्छा देखता हूँ, बट एक आध्यात्मिक रूप से आपको वो संगत नहीं मिलती जो आप चाहते हो। जैसे उदाहरण के तौर पे जब हम भोजन खाते हैं वहाँ पे, तो उसी टेबल पे मैं वेज खा रहा हूँ और बगल वाला उसी मेस में मैं नींबू पानी पी रहा हूँ और दूसरा, मेरी नींबू पानी आधे घंटे में पूरी जाती है, उसका 8 बजे से 1 बजे कब बज रहा है उसको पता भी नहीं चल रहा है। हमने बहुत ज़्यादा होगा तो 2 ना थोड़े से मूंगफली के दाने खा सकते हैं, वो इतना खाते हैं कि समझ में नहीं आता कि खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे, मतलब ऐसा स्टाइल है। और नॉनवेज भी बहुत ज़रूर है। तो ये सब चीज़ें फिर जहाँ देह भान होता है, जहाँ ऐसी बातें होती तो फिर देह भान भी होता है और देह के हिसाब से कई सारी बातें होती, तो वो सारी चीज़ें आपको उस एनवायरनमेंट की वजह से आपको लगता है कि ये जगह सूट नहीं कर रही मुझे। बाकी वैसे आर्मी में कोई कमी नहीं है, आपको बहुत अच्छी तनख्वाह है, बहुत अच्छा सम्मान है, सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। तो मुझे लगा कि मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं, बस यही प्रॉब्लम है कि मैं मन से है ना विचारों से जो यहाँ एडजस्ट करना चाह रहा हूँ अपने को वो कर नहीं पा रहा हूँ। बाकी मेरे पलटन वाले मेरे अधिकारीगण भी मेरे से खुश थे कि उनको पता था कि ये ऑफिसर सिंपल है, वेल एजुकेटेड है, फिजिकली फिट है, चेयरफुल है, काम करता है, तो उनको भी अच्छा लग रहा था मेरा प्रेजेंस। बट मुझे पर्सनली फील हो रहा था कि तो 5 साल पूरे होते ही एक आया मेरे पास फॉर्म कि जी आप चाहते क्या, 5 साल अब पूरे होने वाले हैं, क्या आप रहना चाहते हो आर्मी में परमानेंट, पहला। दूसरा, क्या आप सिर्फ 5 साल का एक्सटेंशन लेना चाहते हो या फिर आप छोड़ना चाहते हो। अब 3 बहनों में से एक की शादी हो चुकी थी, 2 रह गई थी, तो मुझे बहुत सोच विचार के बाद संकल्प आया कि 5 साल का एक्सटेंशन ले लेना चाहिए, क्योंकि ये 2 बहनों की भी शादी हो जाएगी तो अपने फ्री हो जाएगी, फिर जाके मधुबन में समर्पित हो जाएंगे क्योंकि लक्ष्य मधुबनी था। तो मैंने वो फॉर्म भरा कि 5 years एक्सटेंशन, और वो चला गया काउंटर सिग्नेचर के लिए बड़े कर्नल के साइन के लिए। तो उन दिनों मैं कप्तान था और हमारे ऊपर एक कर्नल साहब होते थे, तो कर्नल साहब ने हमें बुला लिया क्योंकि वो 3 साल से मुझे वॉच कर रहे थे। तो उन्होंने बुला के मुझे बिठाया और पूछा कि दी आपने आर्मी में रहने का नहीं संकल्प लिया, आपने सिर्फ लिखा कि 5 साल एक्सटेंशन दिया जाए और फिर आप छोड़ना चाहते हैं, तो क्या कारण है, कुछ मैं जानना चाहता हूँ। मैंने कहा सर फौज बहुत अच्छी है, बहुत सम्मान है फौज में, बहुत सुविधाएं हैं, बट सर मैं बीइंग ए स्पिरिचुअल सोल्जर कहीं पे ऐसा समझता हूँ कि मैं एडजस्ट नहीं हो पाया और मुझे तकलीफ होती है कभी कभी। तो मुस्कुराए, क्योंकि मैंने कहा ना 3 साल से वो देख रहे थे और एक पिता जैसे थे वो मेरे लिए, तो मुझे देख के मुस्कुराए। कहते हैं तुमको मैं एक मज़ेदार बात बताता हूँ। तो मैंने कहा सर बताइए। जब पार्टी होती है ना, पार्टी, मैं जी सर पार्टी तो आए दिन हो जाती है। कहता है हम सब मस्ती में रहते हैं, एंजॉय करते हैं, 12 बज जाते हैं, 1 भी बज जाता है, तो कभी कभी मैं सोचता हूँ तुम कहाँ खड़े हो, तुम्हारी तरफ नजर जाती है, तो देखता हूँ दूर एक कोने में नींबू पानी का ग्लास हाथ में रखते हुए तुम मुस्कुरा रहे हो। तो मैं सोचता हूँ कि अगर कोई बात बिगड़ गई, कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जो अभी हमें सुलझाना पड़े, तो कौन करेगा।
तो देखता हूँ बाकी साथी तो सब झूम रहे हैं, तो यही कर सकता है। तो सुन लो, तुम हमारे लिए एक रतन हो, पूंजी हो तुम हमारे लिए। तुम इतने पढ़े लिखे हो, इतनी अच्छी आदतें हैं, स्पिरिचुअल हो, है ना, फिट हो, चेयरफुल हो। देखो, मैं तुमको जानता हूँ, तुम्हारे परिवार से भी मैंने काफ़ी कुछ कोशिश की है संबंध बनाने की। तो मेरी ये राय है कि आप फौज को नहीं छोड़ो, आपकी फैमिली को भी सपोर्ट मिलेगा और फौज के भी लोग आपसे प्रेरणा लेंगे। फिर उन्होंने लास्ट स्टेटमेंट बोला, जैसे आर्मी में एक बड़े ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डर के रूप में बोला, तो सुन लो मेरा ऑर्डर कि आपने ये फॉर्म मैं अस्वीकार कर रहा हूं, कल फिर आना और लिखना कि मैं फौज में रहूंगा। तो मैं अनुमति लेके निकला बाहर। अब मैं फिर भी संतुष्ट नहीं था कि भाई ये क्या है ना, हम तो चाहते हैं छोड़ना, ये कहते रहना है। खैर मैं शाम को सेंटर गया, मेरे लिए तो बाबा मीन्स बहनें, तो बहनों से मिला, उनको बताया ये बात। तो हैदराबाद की बात है, कुलदीप बहन से मैं मिला, बोला बहन जी ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं मेरे सामने, मुझे क्या करना चाहिए। कहती भाई साहब फौज मत छोड़ना। मतलब बहन जी क्यों? कहती बाबा आपसे सेवा लेगा। अरे मैंने बोला बहन जी हम तो ज्ञान ही नहीं सुनाते किसी को, हम चुप रहते हैं। कहती ये तो इसलिए कि यंग ऑफिसर हो ना, अभी नहीं बोल सकते आप, बट ऐसा भी एक समय आएगा जब आप ज्ञान सुनाओगे या आपके वजह से, आपके लाइफ से ज्ञान सबसे। मैंने कहा अच्छा दीदी। तो जैसे उनका वो बोलना ने मुझे कन्विंस किया और मेरे मन में संकल्प आया, खुशी का संकल्प कि अब फौज में रहेंगे। और देखिए 5 साल से 33 इयर्स की यात्रा पूरी की टोटल। ब्रह्मा बाबा की भी 33 इयर्स पूरे हुए थे, यहाँ पे भी 33 इयर्स पूरे हुए। और मजे की बात, इस 33 इयर्स में शराब, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, किसी चीज़ का सेवन नहीं किया, बहुत प्रेशर डाला और प्लस प्योर वेज। और 5 साल बाद तो सात्विक भोजन खाना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे मेजर बनाया उन्होंने जब, तो मेरे नीचे 3 कुक थे, तो एक कुक मैंने अपने नीचे रख लिया। मैंने कहा बच्चे अब आप मेरा भोजन बनाओगे सात्विक, तो फिर सात्विक भोजन बनने लगा। तो इस प्रकार से एक अच्छा मेरा नियम रहा फौज में। लोग सोचते थे कुछ समय तक, तो लोगों को ये लगा कि भटक गया है ना, फंस गया है ना, इसकी बेचारा कहाँ चला गया है ना। पर आज वही लोग जब मेरा व्हाट्सएप मैसेज नहीं पहुंचता है ना, कहते हैं यार आपका मैसेज नहीं आया आज, कहते हैं आप मैसेज भेजा करो, हमें बहुत उससे हिम्मत आती है, बहुत है ना स्ट्रेंथ मिलती है ना। तुम्हारे लाइफ में कोई बीमारी भी नहीं है, देखो हम कैसे मोटे माटे हो रखे हैं, कितनी बीमारियां लेके बैठ गए। अब वो तो होता ही है, क्योंकि खाना पीना और फिर बच्चों की परेशानियां, कितनी बात तो हो जाती। खैर तो हमने फौज में ज्वाइन किया। 5 साल के बाद हमने जैसे ही मेरे परमानेंट कमीशन मिला तो मुझे उन्होंने मेजर बना दिया कि भैया अब आपका प्रमोशन होता है, आपको मेजर बना देते हैं। और फिर पलटन हमारी जो पलटन है वो कश्मीर की तरफ प्रस्थान करती है। तो उन दिनों कश्मीर के हालात ठीक नहीं थे, अभी भी नहीं ठीक है, बट अभी 100 में से 95% ठीक है। सिर्फ 5% कह सकते हैं कि थोड़े ठीक नहीं है, पर उन दिनों तो 100 में से 90% ठीक नहीं थे। बहुत बुरे हाल थे, बहुत ब्लास्ट, बहुत गोलियां चलना, मिलिटेंट्स मरते थे, मिलिटेंट्स हमारे सैनिकों को भी मारते थे। तो उस हालत में जब वहाँ जाना हुआ तो हम सबको तो पता ही है, बाबा कहता है कि जब भी कोई कार्य करो तो अपनी शुभ भावना की किरणें वहाँ डालो एडवांस में, उससे बहुत फर्क पड़ता है। ये मनसा सेवा वाली जो शिक्षा हमें मुरलियों से मिल रही है ना, ये बहुत पावरफुल है। तो मैंने भी इसी प्रकार से शुभ भावना रखी कि भाई हमारा ठीक रहे कार्यकाल। तो पहुंच गए कश्मीर, 1 महीने की हमारी ट्रेनिंग दी गई कि कैसे मिलिटेंट्स पकड़ते हैं। ये भी ट्रेनिंग होती है कि मिलिटेंट्स कैसे पकड़ते हैं। तो ट्रेनिंग पूरी हो गई तो हमें बुलाया गया। तो 5 मेजर थे, मैं सबसे यंग मेजर था। तो हमारे कर्नल साहब ने बोला हमको देखते हुए, और बहुत है ना रोबीले तरीके से, कि देखो 1 महीने की ट्रेनिंग हो चुकी है तुम्हारी पूरी, आप कल से मिलिटेंट पकड़ना शुरू कर दो। अब मिलिटेंट कोई ऐसा नहीं है कि सड़क में घूम रहा है और आपने कहा इधर आ जाओ। मिलिटेंट को तो आप पहचान नहीं सकते। हाँ, जो बिल्कुल कट्टर है और दूर दराज गांव में रहते हैं वो फिर हथियार ही लेके घूमते हैं, वो बहुत कट्टर होते हैं। बाकी जो शहर का मिलिटेंट होता है वो तो है ना भेष बदल के चलता है, आपसे हाथ मिला लेगा, हेलो भी करके चला जाएगा,
बाद में आपको कोई बताएगा कि सर वो तो मिलिटेंट था जो आपसे हल्लो कर रहा था। खैर 2 साल हम वहां रहे, 95 टू 97। 5 कंपनियां थी पलटन की। पहले हम रिजल्ट पे आते हैं कि रिजल्ट क्या रहा। रिजल्ट ये रहा हमारी कंपनी का, जिसका मैं मुखिया था, कि हमने 40 से अधिक मिलिटेंट्स को पकड़ा, 15 हथियार जिसमें 8 AK राइफल, 7 पिस्टल्स पकड़े, खूब सारा कैश, एम्यूनिशन, बारूद सुरंगें, हैंड ग्रेनेड्स और साजो सामान पकड़ा। ये तो था रिजल्ट्स के अचीवमेंट्स। दूसरा, इस पूरे 2 साल के कार्यकाल में इतने सारे ऑपरेशन जो दिन रात हम कर रहे थे, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ना तो एक गोली चलानी पड़ी और ना एक गोली खानी पड़ी। सिर्फ बाबा बाबा और बाबा। क्योंकि जब भी ऑपरेशन में जाएं तो बाबा से दृष्टि लें, सैल्यूट करें और फिर निकल जाए। और जवानों को भी हमेशा किसी भी ऑपरेशन से पहले 2 मिनट, चलो बच्चों परमात्मा को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं। एक दिन एक जवान ने पूछ लिया, सर ये क्या ड्रिल है? क्योंकि हमारे फौज में ऐसा नहीं होता ना। हमारे फौज में क्या ना, हुक्म मिला बैठे और भागे। तो मैंने उनको बोला कि देखो हमने बुलेट प्रूफ पहनते हैं हम लोग। कहते हैं हाँ सर, पूरा पहले तो लड़ाई का ड्रेस होता है हमारा, फिर बुलेट प्रूफ होती है छाती पे 4 kg की करीब, फिर सर पे 2.25 kg का हेलमेट होता है, उसके हाथ बाद 5.5 kg का हाथ में राइफल पकड़ा होता है, 2 kg की तो हमारे जूते होते हैं। अब उसके बाद हम जब तैयार हो जाते हैं फुल, तो मैंने उनसे पूछा कि तुमने सुना कि कोई हमारे जवान मरते हैं इसके बावजूद? कहते सर बहुत मर जाते हैं। मैंने कहा देखो अब सुन लो, जब हम परमात्मा को 2 मिनट याद करते हैं ना, तो उसकी याद की छत्र छाया का ऐसा बुलेट प्रूफ उतरता है कि ये बुलेट प्रूफ फेल हो सकता है। इसलिए वो 2 साल में एक भी गोली ना तो हमें लगी, ना एक गोली। और ऐसे जैसे आलू और सब्जी खरीदते ना बाजार में, ऐसे मिलिटेंट्स पकड़ते रहे। मेहनत तो करनी नहीं पड़ी पर मिलते रहे। तो अभी एक ऑपरेशन आपको सुनाता हूं कि कैसे हमने एक मिलिटेंट को पकड़ा और कैसे उसकी दुआएं हमें आज भी मिल रही हैं। और उसका इस ब्राह्मण परिवार ने बहुत, है ना, उसका आशीर्वाद ब्राह्मण परिवार को भी बहुत मिला। तो बात डल लेक की है। डल लेक सुना आप सभी ने, कई लोगों ने देखा भी होगा आपसे। डल लेक कश्मीर में बहुत फेमस है डल लेक। एक दिन रात 8 बजे मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आती, क्योंकि वहां हमारे सारे ऑपरेशंस इन्फॉर्मेशन पे आधारित होते थे, क्योंकि खबर आएगी तभी हम जा सकते हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन मुझे रात 8 बजे मिलती कि सर एक हाउस बोट है, उस पर एक मिलिटेंट की हरकत ऑब्जर्व की जा रही है, और अगर आप चाहें तो उस हाउस बोट पे चलते हैं, उसको घेरते हैं और उस मिलिटेंट को उठा लेते हैं। तो मैंने अपनी टीम तैयार की, हम 9 बजे डल लेक पहुंचे, वही ड्रिल बाबा को याद करके पहुंचे। वहाँ से हमने एक हाउस, छोटी सी बोट ली, शिकारा। हम उस हाउस बोट की तरफ गए, हमने उसको घेर लिया हाउस बोट को, जिसके लिए इशारा किया, क्योंकि हमारा इन्फॉर्मर साथ चलता है, वो भी हमारे साथ चलता है। उसने बस ये वो हाउस बोट है, इसमें वो मिलिटेंट है। तो हमने उसको घेरा, हमने जो भी जेंट्स थे उनको बाहर बुला लिया। तो एक बुढ़ा था सिर्फ, उसको बाहर, और 3 महिलाएं बैठी हुई थी। तो हमने पूरे घर का सर्च किया तो हमें नहीं मिला मिलिटेंट। तो मैंने पूछा उस बुड्ढे से कि भाई आपके मालिक कौन है इस हाउस बोट का? उसने कहा सर मेरा बेटा है इसका मालिक। मैं कहाँ है वो? कहते सर वो दिल्ली गया बिजनेस के काम से। अच्छा। मैं कहा देखिए हम यहाँ पे एक सर्च करने आए थे, हमें खबर है कि मिलिटेंट की यहाँ हरकत हो रही है इस बोट पे, तो अब जब तक तुम्हारा बेटा नहीं आता है आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। ये मैंने उस बुड्ढे से कहा। तो वो औरतें तो डर गई कि भाई ये क्या है तरीका है, मिलिटेंट तो है नहीं, आप इसको क्यों ले जा रहे हैं, तो बुढ़ा आदमी है। तो मैंने उन औरतों को समझा कि आप निश्चिंत रहिए, हम इनको सिर्फ लेके जा रहे हैं अपनी कस्टडी में, बाकी कोई आपको परेशान नहीं होना है। खैर वो तो बहुत परेशान हुई, बहुत रोई, बट हम उसको लेके आ गए। कैंप में लाए तो करीब 1 बज गए। तो मैंने कहा अपने जवानों से कि देखो ये बुढ़ा मिलिटेंट नहीं है, इसको रेस्पेक्टफुली सुला दो, सुबह जब भी ये उठेगा इसको चाय नाश्ता खिला के धूप में बिठा देना। तो उन्होंने वैसे ही किया। अब मैं अपने ऑफिस में बैठा था, तो मुझे तब इसका बेटा जो दिल्ली गया था उसको खबर मिल गई कि पिताजी को उठा के ले गई आर्मी और हाउस बोट से लेके चले गए। तो वो परेशान, वो तुरंत पहुंचा वापस श्रीनगर फ्लाइट से, पता किया कौन से कैंप में कौन से आर्मी वाले थे, क्या नहीं थे, पूछ पाछ के वो हमारे मेन गेट में आ गया।
मेन गेट से सेंट्री का फ़ोन आता है कि सर मिस्टर फारूक करके कोई एक कश्मीरी हाउस बोट से आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ भेजिए मेरे पास। तो आया वो। अब जब फारूक जी मेरे ऑफिस में आ रहे थे तो उनकी शक्ल ऐसी थी कि बिल्कुल काली, एकदम डरे हुए, घबराए हुए और मुंह से सिगरेट की दुर्गंध। तो मैंने कहा हाँ जी बैठिए, प्लीज़ बैठिए, आप पानी लेंगे? मैंने पूछा उसको, तो पानी पिलाया गया। हाँ जी आप कैसे आए? कहता है सर आपने मेरे पिताजी को पकड़ा है और मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों आपने उनको उठाया। तो मैंने कहा यस हमने उनको कस्टडी में लिया है और रीज़न ये है कि आपकी हाउस बोट में मिलिटेंट्स का हरकत देखी जा रही है। कहता है सर करेक्ट है ये इन्फॉर्मेशन, मेरा एक भतीजा है और वो कभी कभी आता है हमारे पास, पर हम उसको कभी रुकने नहीं देते, बट कभी कभी जब वो यहाँ से गुजरता है तो वो आता है, 10 मिनट के बाद वो चला जाता है। और हमने उसको बहुत समझाया कि भाई ऐसे नहीं आया करो क्योंकि हमारा बिजनेस इस पर डिस्टर्ब हो रहा है और हमें पुलिस आके दंग करती है। आज आपने आके इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिया। तो पर वो अभी नहीं मानता है सर, और अब वो अभी भी उसी राह पे चल रहा है। तो मैंने कहा कि देखो ऐसा है, उसको मेरा एक मैसेज दे दो कि अगर वो प्यार से सरेंडर होना चाहता है तो मैं उसको सरेंडर कर लूँगा, अन्यथा अगर दोबारा कभी मैंने उसे पकड़ लिया तो गोली मारूंगा। तो कहता है जी सर मैं इसको बताऊंगा। सर मैं अपने पिताजी से मिल सकता हूँ? क्योंकि ये भी फारूक को क्या सपना था, क्या पिक्चर था कि मेरे पिताजी की हालत खराब होगी, है ना, बहुत बुढ़े को मारा होगा, बुढ़ा कहीं रो रहा होगा कमरे में, है ना, कि मेरी क्या किस्मत है, मैं जो ना है ना फंस गया। तो मैंने कहा बिल्कुल आप मिलिए, मैं बुलाता हूँ उनको। तो मैंने बोला सेंट्री को जाओ भाई बुला के लाओ। तो आए बुढ़े जी। अब बुढ़े जी तो बड़े मुस्कुराते हुए आ रहे थे। तो उसने पूछा कश्मीरी में आपको कितना मारा? कहता है एक भी झापड़ नहीं मारा। कहता है ये जो मेजर साहब हैं इन्होंने मुझे बहुत प्यार से रखा, रात को सुला दिया था, सुबह नाश्ता खिला दिया है और मैं धूप में बैठ के धूप सेक रहा था। इतना सुनते ही फारूक अब बिल्कुल रिलैक्स हो गया कि ये जो लोग हैं, ये जो ऑफिसर है, ये अलग किस्म के लोग हैं। तो उसने मुझे कहा कि सर आप इस बार तो मेरे ऑफिस हाउस बोट में रेड करने आए थे, रेड मतलब अटैक करने, अब आप इस बार जो है गेस्ट बन के आना, मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा, खैर मकदम करना चाहूँ, प्लीज़ आप आइए, मुझे अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा बिल्कुल हम आएंगे। तो उसके बाद एक दिन मैं ऐसे हाउस बोट के नज़दीक से ना एक ऑपरेशन कर रहा था, तो मैं गुजर रहा था, तो मेरे को लगा कि आज मेरे पास कुछ समय है कि मैं फारूक के पास जा सकता हूँ। तो मैंने फारूक को 1 घंटे का नोटिस दिया। वहाँ हम किसी को बताते नहीं थे हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मिलिटेंट्स को अगर पता चल जाए कि हमारा ये ऑपरेशन है, ये इस इलाके में हमारी हरकत है, तो वो पहले से तैयारी करते थे हमें मारने के लिए। क्या करेंगे जानते हैं? एक आइसक्रीम की गाड़ी रख देंगे, आइसक्रीम का ठेला, पूरा ब्लास्ट का मटेरियल उसके अंदर होगा, सब कुछ है ना, सुरंगें उसके अंदर होंगी, और जैसे हम नज़दीक जाएंगे उसको उड़ा देंगे। तो इसलिए हम किसी को अपनी कोई भी हरकत नहीं बताते थे। तो 1 घंटे पहले मैंने उसको फ़ोन किया, फारूक आप कहाँ हैं? कहता है सर मैं अपने घर में बैठा हूँ, हाउस बोट में हूँ। तो मैंने कहा कि मुझे आज कुछ समय मिला है, मैं आपके पास आना चाहूँगा, थोड़ी देर बैठेंगे? कहते जी सर बहुत खुशी होगी सर, आप आइए तो सही सर, हमारे तो बहुत अच्छा किस्मत है आप आ रहे हो। तो हम उसके हाउस बोट पहुँच गए। उसने बहुत, आप जानते हो कश्मीर, अच्छा हाउस बोट की पहले बात बताता हूँ कि ये जो हाउस बोट होते हैं ना, इनकी कीमत कम से कम 3 से 4 करोड़ होती है। इसमें करीब 3 से 4 कमरे होते हैं जिसका पर डे किराया करीब 10 से 20 हज़ार होता है, और ये अखरोट की लकड़ी के होते हैं, बहुत सुंदर इसमें नक्काशी होती है और सब कुछ बहुत सुंदर होता है, और सुंदर सुंदर लोग कालीन बिछाते हैं क्योंकि वहाँ अंग्रेज भी बहुत आते हैं। तो उसने मुझे बहुत प्यार से, वहाँ पे ना नीचे बैठने का रवाज है, तो उसने मुझे नीचे बिठाया बहुत प्यार से। अब उसने मेरे सामने खाने के लिए क्या रखा परोसा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। 9 प्रकार के नॉन वेज क्योंकि उसको था कि ये तो ऑफिसर है, आर्मी का है, तो नॉन वेज तो बड़ी बात नहीं, खाते हो। अच्छा काम उसने क्या किया, जो मेरे दृष्टिकोण से, बीके के दृष्टिकोण से, गुड डे बिस्कुट रखा हुआ था। तो मैंने गुड डे बिस्कुट लिया, मैं खाने लगा। कहवा था, कहवा तो आपको पता है कितना सुंदर ड्रिंक होता है, तो ड्रिंक है। कहता सर अच्छा, फिर उसको लगा भी ऑफिसर तो सिगरेट तो पीता ही होगा, तो डन हिल एक ना अच्छी कंपनी है, उसका सिगरेट उसने एक निकाल के बाहर, बाकायदा लाइटर। तो कहते सर आप प्लीज नॉन वेज। मैंने बोला हम नॉन वेज नहीं लेते। सर सिगरेट नहीं लेते। सर आप आर्मी ऑफिसर, आप दोनों चीज नहीं लेते? मैंने नहीं, दोनों नहीं लेते।
अब उसको लगा ये कोई अलग किस्म का ऑफिसर है, ये वो आर्मी ऑफिसर नहीं है जो दुनिया में मैं देख रहा हूँ। खैर बहुत प्यार से हम मिले। कहता है सर आज आप मेरे हाउस बोट में आए, इतना प्यार बरसाया आपने, इतने प्यार से मिले आप मेरे से, अब आज से आप मेरे भाईजान हो, भाईजान। अब वो है ना गई, अब आप मेरे भाई हो मेरे लिए। मैंने हाँ फारूक बिल्कुल, हम आपको भाई जैसा ही प्यार करेंगे, है ना। और कहता सर मेरी सिटी में भी बहुत अच्छी शॉप है, बहुत अच्छे शोरूम है, अगर आप कभी भी आपको कुछ भी लेना होता है मुझे आप बताइए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। मैंने हाँ ठीक है देखेंगे। अब करीब 3 महीने बाद एक दिन शाम 7 बजे मुझे फारूक के मैनेजर का फ़ोन आता है कि सर ये जो फारूक है ना, इसको 3 दिन पहले पुलिस की एक एसटीएफ टीम ने उठा लिया है हाउस बोट से। मैंने बोला 3 दिन पहले और आप अभी बता रहे हो 3 दिन बाद, आप जानते हो एसटीएफ के बारे में कुछ? कहते नहीं साहब। मैंने कहा एसटीएफ वाले वो लोग हैं जो निचोड़ देते हैं किसी को भी पकड़ते हैं तो सर अब क्या होगा, पूरा घर परेशान है, सारा बिजनेस ठप हो रखा है। मेरा कोई नहीं, वो मेरा भाई है, मैं अभी करता हूँ कुछ। तो मैंने अपनी टीम को तैयार किया, बाबा को याद करके हम सीधे एसटीएफ में पहुँचे तो वहाँ एक ऑफिसर बैठा था। तो कहते हैं हाँ सर आप कैसे आए? तो मैं यूनिफॉर्म में था तो उसने बड़े प्यार से बिठाया। मैंने कहा यार आपने मेरे एक भाई को पकड़ के रख लिया है। कहते कौन है सर आपका भाई? मैंने मिस्टर फारूक। कहते अच्छा वो हाउस बोट वाला? मैंने हाँ सर। कहते उसके हाउस बोट में ना मिलिटेंट्स का सपोर्ट है। मैंने कहा यस, वो मिलिटेंट नहीं है, आ रहा है उसका एक भतीजा, और मैं आपको एश्योर करता हूँ ही इज़ ए गुड मैन, वो मिलिटेंट नहीं है। तो सर आप क्या चाहते हो? मैंने कहा उसको छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो मेरा खास आदमी है। कहते सर आप एसपी से बात कर सकते हैं? मैंने बिल्कुल। तो एसपी से बात कराया गया, तो मैंने एसपी को बताया। कहता है ठीक है आप खुद आए तो हम छोड़ेंगे इसको। तो अब फारूक जी जो है एक कमरे में बंद थे कई सारे लोगों के साथ, और बगल के कमरे में एक ऐसा कमरा था जहाँ इंटरोगेशन होता था, पूछताछ, और वो वहाँ उस कमरे में जहाँ बंद थे वहाँ से वो सुनते रहते थे मारपीट में जो आवाज़ आती है बाहर। अब उनका नंबर नहीं आया था अभी तक, मतलब इतने लोग पकड़े जाते कि उनका नंबर ही नहीं है। तो उसको एक आदेश दिया गया, क्योंकि मैंने कहा ना, मैं जब वहाँ बैठा हुआ था तो मैंने कहा कि अच्छा क्या मुझे आप फारूक से मिला सकते हो, मैं इससे पहले जाऊँ? कहते हाँ सर मिला देंगे आपको। तो उसको मैसेज मिला कि आपको बुलाया जा रहा है। तो जैसे मुर्गा कटने के लिए तैयार होता है ना, डरा डरा से कि अभी मेरा नंबर आ गया है, अब मारना तो है ही इनको, चलो खा लेते हैं मार। तो जैसे वो ऑफिस में आया उसने मुझे देखा, देखते ही कहते हैं ना जैसे भरत मिलाप अरे सर, तो मैंने गले लगाया से, हाँ भाई बोलो। कहता है सर आप यहाँ पे? मैंने हाँ मुझे अभी पता चला कि आप पकड़े गए हो और आपको। कहता है सर बहुत मैं परेशान था। मैंने कोई नहीं, अब तुम छूट जाओगे, मेरी बात हो चुकी है, आपके कागज बन रहे हैं, आप घर पहुंच के मुझे कॉल करना कि मैं पहुंच गया हूँ। तो 11 बजे उसका फ़ोन आता है कि सर मैं घर में आ गया हूँ, मैं कल सुबह आऊँ आपसे मिलने सर 11 बजे, अगर आप कुछ समय देंगे। हाँ आइए बिल्कुल आइए। तो अगले दिन नहा धो के अपने एम्बेसडर कार में, सफ़ेद ड्रेस, मिठाई का डब्बा, सर आपसे मिलना है। मैंने बताइए। कहते हैं सर मैं आपको क्या बताऊँ, जब आपने मुझे उठाया तो 3 बातें मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मतलब क्या क्या बातें थी? क्या सबसे पहले तो सर ये था कि पुलिस वाले कितना ये मेरे से लेंगे, तो हम तैयार तो थे पर फिर भी आप जानते हो सर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। दूसरा कितना मारेंगे जो मेरी हाथ पांव टूट जाते, पर सर अभी आपको बताना चाहते, या मुझे गोली भी मार सकते थे क्योंकि मैं तो है ना, नाम मेरा तो स्पॉइल हो रखा है। बट सर आपके वजह से अभी पूरे मोहल्ले में एक आवाज़ फैली हुई है कि कौन ऐसा था इसका दोस्त जो उसको वहाँ से बचा के ले आए। सर बहुत इज्जत मुझे मिल रही है और आपके वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सर आप मेरी माँ के बारे में कुछ जानते हो? मैंने कहा नहीं, मैंने देखा है आपकी माँ को। कहता है मेरी माँ ना 24 घंटे एक माला जपती रहती है और खुदा की याद में रहती है वो, और रोज 3 बार नमाज, उसका ना मस्जिद जाना, नमाज अदा करना, उसका बहुत सिंसियर है वो। सर मेरी माँ और हम पूरा परिवार जब तक नमाज अदा करेंगे आप हमारी दुआओं में रहोगे। सर अभी आप कितने दिन और रहेंगे? मैंने बोला कि देखो ऐसा है फारूक, अभी शायद हम 1-2 महीने बाद हमारी पलटन यहाँ से चली जाएगी। तो उसने जब हमारी पलटन जा रही थी तो मुझे विशेष बुलाया और बोला सर जिंदगी में पहली बार इस हाउस बोट में सात्विक भोजन बना है। हमें पता भी नहीं है सात्विक किसे कहते हैं, हमें किसकी कोई नॉलेज नहीं है, बट आपके सम्मान में आज जो कुछ भी भोजन आपको परोसा जा रहा है ये प्योरली आप जैसा भोजन खाते हो वो परोसा जा रहा है। खैर मैंने बोला कि अच्छा अब कभी मिलेंगे फ्यूचर में। तो क्या हुआ, 14 साल बाद 97 में मैं छोड़ा मैंने कश्मीर, 14 साल बाद मतलब 2011 में इंडियन आर्मी ने मुझे फिर कश्मीर भेज दिया कि जाओ भाई दोबारा एक बार।
अब इस बार भेजा तो अलग पोजीशन, अलग स्थान, अलग रैंक मेरा था। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो एक दिन संडे के दिन मुझे ख्याल आया कि चलो हाउस बोट का चक्कर मारें, देखें फारूक जी क्या कर रहे हैं। तो हम पहुँच गए डल लेक। तो उसका हाउस बोट बिल्कुल डल लेक के एकदम सामने दिखता था, एकदम सामने। मैंने कहा अरे दिख नहीं रहा, इतना मैं ढूंढता रहा। फिर मैंने शिकारे वाले को बताया, मैंने यार मिस्टर फारूक करके मेरे मित्र हैं, उनका हाउस बोट है यहाँ पे, दिख ही नहीं रहा। कहते हैं सर फारूक, अरे सर वो तो बहुत बड़ा आदमी है। क्या? कहते हैं सर उसका तो अंदर पूरा एक आइलैंड है उसके पास, आइलैंड, और 3 हाउस बोट है उसके पास। अच्छा तो कैसे जाएंगे? कहता है सर ये रास्ता, इस रास्ते जाइए। तो मैं एक शिकारा पकड़ा, मैं चला गया। अब जैसे हम उसके हाउस बोट के नज़दीक पहुंच रहा था मैं, तो वो देख रहा है मुझे, वो उसकी वाइफ, क्योंकि उनकी नज़र आई ना कोई आ रहा है। तो उसकी वाइफ ने क्या बोला जानते? 14 साल का गैप हो चुका अभी, देखो मेजर सती आ रहे हैं। तो हम पहुंचे, हमारा फिर भरत मिलाप हुआ। कहते सर आप आए कैसे, आपने बताया भी नहीं। मैं कहा नहीं, हमारी पोस्टिंग हुई है, 2 साल अब हम यहीं रहेंगे। कहता है सर अभी कश्मीर के हालात बहुत अच्छे हैं, जो आपने देखा 97 में और वो अभी नहीं है, बहुत शांति हो गई है सर, टूरिस्ट भी बहुत आता है। सर एक काम आप करोगे मैडम जी, आपके कोई भी गेस्ट आएंगे, कोई भी, सबको आप इस हाउस बोट में लाएंगे, उनको रहना है तो मैं रहने की व्यवस्था दूंगा, है ना, जो भी खाना बनाना है तो उनके लिए किचन दे दूंगा, बट आप सबको यहाँ लाइए। उसके बाद से करीब करीब 100 से ज़्यादा ब्रह्मा कुमार आए, जिसमें मृत्युंजय भाई भी शामिल हैं, हमारे सूरज भाई भी शामिल हैं, और कई, मीरा बहन मुंबई की जो है वो तो 2 दिन वहाँ रुकी उसी हाउस में। कहता है सती भाई हम तो यहीं रहेंगे, इतना सुंदर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए आतंकवाद का इलाका, पकड़ना आतंकवादी को है, पर बाबा का कमाल देखिए कि सांप भी मरा। अब वो आतंकवादी की कहानी सुनाता हूँ क्या हुआ। वो आतंकवादी एक दिन, मैं तो उसको जानता नहीं था क्योंकि हम तो उसको पहचानते नहीं थे। एक दिन मैं जब किसी गेस्ट को लेके वहाँ पहुँचा, घुमा रहा था, तो एक लड़का बड़ा स्मार्ट सा, करीब 35 साल का, मुझे देख के ना बार बार हंसे, है ना, अरे सर हाउ आर यू, हाउ इज। मैंने बताया होगा कोई इसका फारूक का फ्रेंड होगा ये। तो फारूक ने बोला सर आपने इसको पहचाना? मैं नहीं, आई हैव नॉट, मैं पहली बार देख रहा हूँ। कहते सर ये वही मिलिटेंट है जिसकी वजह से आपने मेरे पिताजी को उठाया। मैंने कहा इतना सुंदर लड़का है ये, इतना स्मार्ट। कहते हाँ सर बहुत अच्छा लड़का है, पर बिगड़ गया था, अब ये सुधर गया है, इसने पुलिस को अपने हथियार सौंप दिए हैं और इतने सालों से अब ये बिजनेस कर रहा है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि देखो जिस लक्ष्य से गए थे वो भी पूरा हुआ, और आज दिन तक, इसलिए आप लोगों को भी ऑफर है, कभी कोई कश्मीर जाता है तो फारूक के हाउस बोट आपको कहवा पिलाया जाएगा। अभी भी मुझे 2-3 दिन पहले भी फोन आया, कि कल भी एक फोन आया कि सर हम कश्मीर जा रहे हैं, कुछ कर सकते हैं? मतलब बिल्कुल करेंगे, आपका कहवा तो हम पिलाएंगे, आपको हाउस बोट भी घुमाएंगे। नहीं तो अधिकतर हाउस बोट के जो मालिक होते हैं ना, थोड़े संकोच करते हैं घुमाने में, क्योंकि हाउस बोट बहुत सुंदर होते हैं ना, खराब हो जाते हैं, लोग छेड़ देते हैं, तो वो नहीं घुमाते। बट फारूक जी को है ना, मृत्युंजय जी ने एक वो दिया था, निराकार शिव का एक बहुत अच्छा फोटो। तो उसकी जो पहली हाउस बोट थी, उसने उसके बिल्कुल एंट्रेंस में उसको लगा रखा है शिव बाबा को। तो जब भी कोई ब्रह्मा कुमार जाएगा ना, तो बताओ क्या बोलेगा, आइए आइए, फिर दिखाएगा कि ये आपका। तो ये बाबा का कमाल है। अच्छा अभी हम आते हैं कारगिल पे, कि कारगिल पे हम 8 बजे तक बोल सकते हैं जी, 8:15 तक, 8:30 8:15 ठीक है, मेरे को भी लगता है 8:15 ठीक है। तो कारगिल की बात करते हैं कि कारगिल में 2001 में जाना हुआ। आप सबने कारगिल का युद्ध सुना है, 99 में ये हुआ था, जबरदस्त युद्ध हुआ था, धोखे का युद्ध था। हमारे जो स्थान जिन पे हम बैठते थे हर साल समर्स में, जब 98 में हमने बर्फ पड़ने पे इसको छोड़ के नीचे आ जाते हैं ना सुरक्षित स्थान पे, तो पाकिस्तानियों ने उस स्थान को हमारे जाते ही घेर लिया और जाड़ों भर बैठे रहे जैसे तैसे, और जैसी गर्मी में हम ऊपर आ रहे थे, उन्होंने हमारा स्वागत गोलियों से किया। और उस लड़ाई में फिर हमको 600 जवान ना हमारे शहीद हुए, क्योंकि हमें अंदाजा ही नहीं आया कि हम लड़े तो लड़े कैसे। भाई कोई ऊपर बैठा है और हम नीचे से जाएं तो वो मौका देगा आने के ऊपर। बहुत मुश्किल से वो लड़ाई हम जीते, बट बाद में फिर एयरफोर्स को यूज़ करना पड़ा, फिर एयरफोर्स की वजह से हम जीत गए। तो उसकी लड़ाई के बाद भारतीय सैनिकों में बहुत गुस्सा था, इतना गुस्सा था कि इस पाकिस्तान की तो बैंड बजा के रखनी है। तो आए दिन ना हम उनको फायर करते रहते, गोलियां फायर, तोप के गोले जा रहे हैं उनके ऊपर। तो वो क्या करेंगे, फूल तो नहीं बरसाएंगे, वही बरसाते थे।
तो जब हम वहाँ जा रहे थे तो हम आगरा में थे, तो एक स्थिति ऐसी थी कि खतरनाक स्थिति थी, मौत आपके साथ जो ना खेल रही है। फिर मैंने बाबा को याद किया, फिर वही मनसा सेवा कि बाबा 12 के बच्चे पिकनिक, आप जाओ, पहले प्यार से जाओ। तो जैसे हम वहाँ पहुँचे तो मुझे आदेश मिलता है कि 10,000 से लेके 17,000 तक की जो इलाका है इस पलटन का, इस है ना पूरे, और आपकी कंपनी को हम दिया जाता है और इसमें आप अपने जवानों को तैनात करो। तो 10 पोस्टें थी मेरे पास अलग अलग स्थान पे। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम बैठे हैं इधर इस पर्वत पे, दुश्मन सामने पर्वत पे बैठा है, बीच में एक नाला जैसा कुछ होता है, वो नाला हमारी बाउंड्री होती है, जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, LC। तो वो एक काल्पनिक रेखा होती है जिसके इस पार हम बैठे हैं, इस पार वो बैठा है। तो वहाँ पे स्थितियाँ ये होती हैं कि कहीं पे हम दोनों बिल्कुल बराबर में बैठे हैं, कहीं पे हम ऊपर हैं वो नीचे है, कहीं पे हम नीचे हैं और वो ऊपर है, कहीं पे दूरी सिर्फ 20 मीटर है, कहीं पे 50 है, कहीं पे 100 है, कहीं पे 1 किलोमीटर भी है, ऐसा अलग अलग स्थान है। तो जब हम पहुंचे तो अलग अलग मैंने सारे पोस्ट घूमे। तो 15,000 पे मेरा मुख्यालय था जहां मैं बैठा हुआ था, उन 120 जवान मेरे नीचे थे, उनका मुख्यालय मेरा वहाँ था। और 17,000 की जो मेरी पोस्ट थी, जो सबसे ऊंची पोस्ट थी, वहाँ एक यंग ऑफिसर बैठा था जो मेरे नीचे रखा गया था। तो मैं जब वहाँ पहली बार जाता हूँ मई 2001 में, तो मैंने क्या देखता हूँ कि मेरे उस पोस्ट में बड़ी शांति है, सामने 17,500 पे दुश्मन बैठा हुआ है, बीच की दूरी 50 मीटर है, और मेरे जवान, मेरे वो ऑफिसर ने मेरे से कहा कि सर यहाँ हम लोग फायरिंग नहीं कर रहे हैं और दुश्मन के साथ हमारी शांति है और हम लोग आपस में बातचीत भी करते हैं। तो मतलब कैसे करते हैं बातचीत? तो उसने फिर हाथ हिलाया, है ना, हमारे सेंट्री ने, साथ ही हमारे कमांडर साहब आए, तो ऐसे करके उन्होंने हाथ हिलाया, तो मैंने भी ऐसे हाथ हिलाया, फिर हम वापस आ गए। मैंने कहा कि देखो ऐसा है, मेरी जो सोच है कि अगर शांतिपूर्वक LC की सुरक्षा हो रही है तो फायरिंग करने की जरूरत नहीं है। अब अक्टूबर का जब महीना आता है, बर्फ हल्की हल्की गिरनी शुरू हो गई थी, तो स्थिति वहां बदल गई। वो जो दुश्मन 17,500 पे बैठा और हम 17,000 पे, अब 3 मोर्चे उसके हैं ऐसे जिसमें वो फायर करता है ना, उसके हथियार होते हैं वहां पे। एक नया मोर्चा और बना रहा है और वो भी उसका मुंह हमारी तरफ। तो हमें लगा कि कोई जरूरत नहीं थी इसको बनाने की, भाई 3 हथियार तो इसके ऑलरेडी हमको हमारी तरफ है। तो जैसे वो बनाने लगा, धीरे धीरे बनाने लगा, तो हमने कहा भाई साथी ये बना क्या रहे हो, बंद कर दो इसको। नहीं माना और बनाया, फिर रेड फ्लैग दिखा दिया, फिर नहीं माना। फिर हमने कमान अधिकारी को पूछा, हेड को, कि सर दुश्मन ऐसी ऐसी हरकत कर रहा है, हम फायर करें? अब हमारे कमान अधिकारी इतने अच्छे इंसान थे, बहुत सुंदर, फायर का नाम सुन के अति इंद्रिय सुख की अनुभूति। फायर फायर, बेटे तेरा भला हो, भला हो तेरा। तुम रात को अगर 1 बजे भी कहेंगे ना फायर करना है, तो मैं हमेशा हाँ बोलूंगा, ठीक है बेटा। क्योंकि उनकी एक आदत थी, बहुत अच्छी आदत थी। 8 बजे वो आते थे मेस में, 1 बजे तक वो एंजॉय करते थे। 1 बजे के बाद उनकी जो है ना आंखें और बॉडी लैंग्वेज चेंज, फिर वो फोन उठाते थे, हाँ सती क्या चल रहा है? सर अभी हम सो रहे थे। अच्छा सो रहे, उठो और 200 राउंड उधर फायर कर दो। तो वो क्या करेगा, वो भी अगले दिन ठोकेगा हमको। तो ये था, तो उन्होंने कहा बिल्कुल करो फायर, उसको छोड़ो नहीं, इसको नहीं बना सकता वो। तो मैंने हमारे उस ऑफिसर ने एक जवान को बुलाया, बोला ऐसा करो मशीन गन तैयार करो और सिर्फ 2 राउंड हवा में फायर करो उसको डराने के लिए। तो 2 राउंड फायर हो गए। अब दुश्मन को तो है ना आश्चर्य लगा, ये क्या कर दिया इंडिया ने, इस पोस्ट ने, अच्छा इनकी इतनी हिम्मत, हम पे फायर कर रहे हैं लोग, है नीचे बैठे हैं हम ऊपर। तो होता ना ऊपर बैठने वाले को थोड़ा सा, अच्छा इनको अभी सबक सिखाते हैं। उसने 3 मोर्चे तैयार किए और हम पे फायर शुरू की। हमें लगा कि 2 घंटे की फायर है, 1-2 घंटे में चुप हो जाएगा ना, गुस्से में। 3 दिन 3 रात फायर, ठड़ा ठड़ा ठड़ा। तो वो जो ऑफिसर था जिसकी 2 महीने की नौकरी थी, तीसरे दिन जब मैंने पूछा हाँ भाई तेरे क्या हाल है, उसको बोलना भी नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैं और मेरे कमान अधिकारी कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे। मैंने बस सर स्थिति कुछ ठीक नहीं दिख रही है। कहता है सती मुझे भी उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, अब आप इसी वक्त, रात के 9 बज रहे थे, इसी वक्त अपनी टीम को तैयार करें और चले जाएं उस 17,000 की पोस्ट पे और उसकी कमांड अपने हाथ में ले लें। जी सर। अब बोरीवली वेस्ट से बोरीवली ईस्ट जाना हो रात 9 बजे, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स हैं, रोडें हैं, सब कुछ बहुत मजेदार है, पिकनिक सी में से। वहां कोई रास्ते नहीं, पत्थरों के बीच से आपकी पगडंडियां हैं, अंधेरा है और आधा रास्ता दिन में
दुश्मन देख रहा है कौन आ रहा है और वो गोली मारता है कि बिछाओ लाशें इनकी। और रात को ऐसी रोशनी जैसे अभी इस कमरे में हो रखी है कि कौन आ तो नहीं रहा, अच्छा आ रहा है, मारो गोली इनको। तो जैसे वो गोली चलाए हम लेट जाएं, फिर जैसे अंधेरा हम खड़े हो जाएं। सचमुच बोलूं आनंद आ रहा था। क्यों? बाबा साहब निमित्त, इसलिए बाबा ने कहा ना ये निमित्त शब्द को पकड़ना है, यही है हमको देवता बनाने वाला भी, सब कुछ यही बनाएगा ये शब्द, बहुत पावरफुल वर्ड है ये। खैर हम पहुंचे 11:15 बजे, आज चले थे 9 बजे, अगले दिन रात 11:15 बजे पहुंचे क्योंकि दिन में हरकत कर ही नहीं। तो जैसे मैं पहुंचा वो ऑफिसर मुझे मिलता है, बड़ा घबराया हुआ डरा हुआ, सोचता है भाई ये सीनियर अफसर है, गाली गलौज करेगा। आपको पता है हमारे फौज में गाली देना आम बात है और अच्छा माना जाता है। और अगर हमारे कुछ जवानों का तो ये हाल है, अगर आपने उनको गाली नहीं दी तो कहेंगे साहब की तबीयत आज ठीक नहीं है। तो वहां ये हाल है। पर हमने 33 इयर्स में किसी को गाली नहीं दी। तो मैंने उस ऑफिसर को बड़े प्यार से बोला कि आप 16,000 के पोस्ट पे जाओ, बुलाऊंगा मैं आपको जब जरूरत होगी। अब मैंने बाबा का वहाँ एक छोटा सा मंदिर था, तो मैं उस बाबा को याद करते कह रहा हूँ कि बाबा निमित्त पहुँच चुका हूँ, अब आप संभालिए स्थिति को, भाई स्थिति तो खराब ही है, फायरिंग चल रही है। तो 11:30 तक दुश्मन ने उस दिन फायरिंग की, 11:30 रात। अब सुबह जब मैं 9 बजे तैयार होता हूँ तो उससे पहले आप जानते हो ब्राह्मण का क्या है धर्म, अमृत वेला, फिर स्नान प्रान। तो मैं स्नान के लिए मैंने अपने स्टाफ को बोला कि भाई नहाने की तैयारी करो मेरी। वो हंसने लगा, सर आप स्नान करेंगे? मैंने जी सर, यहाँ जो ऑफिसर आते हैं ना सर, वो हफ्ते में 1 दिन स्नान करते हैं सर। अरे मैंने बोला ऐसा क्यों? कहते सर इतना ठंड है, बहुत कोल्ड है यहाँ पे सर, आप कहाँ रोज नहाने के चक्कर में हो, हफ्ते में 1 दिन सर आपका कर देंगे स्नान। मैं 1.5 साल वहां रहा, रोज स्नान किया। कष्ट तो था बट कष्ट को हमने बोला कि नहीं, ये धारणा नहीं टूट सकती है। खैर मैं जब 9 बजे बाहर निकला तो निकलने से पहले वही नियम, बाबा का फोटो दृष्टि ली, सैल्यूट किया, बाहर आता हूँ तो हवलदार साहब कहते हैं सर आप तो हमारे बॉस हो, बहुत अनुभव है आपको, कर दें फायर स्प्रे शुरू क्योंकि अभी तक चुप है रात से। मैं नहीं थोड़ी देर और। अब 1 बजे मैं भोजन खाता हूँ तो मेरे कानों में आवाज डर 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 डर। मैंने ये आवाज इतनी खतरनाक कहाँ से आ रही है, जाके जैसे देखता हूँ छुपाव से तो दुश्मन के तीनों मोर्चों से हम पे फायरिंग और हमारा पोस्ट जैसे ना हिल रहा है। तो हमने भी फायर शुरू कर दिया। अब 2 घंटे के बाद क्या तमाशा देखा मैंने कि उसकी जो फायरिंग थी उसका असर हम पे ज्यादा था क्योंकि वो ऊपर से था। अब मैं सोचने लगा, मैंने बाबा क्या करना चाहिए। अच्छा मेरी स्थिति कैसे पता है, एकदम रिलैक्स्ड शांत एकदम, बट ये था कि अभी स्थिति से तो निपटना ही है, क्या करें। तो जैसे वहाँ एक गुफा थी 5 फीट लंबी 4 फुट ऊंची, मैं उसके अंदर अपना रेडियो सेट जिससे हम बातें करते हुए बैठा रहा। ऐसी चोरी दे जैसे बाबा को याद किया तो बाबा ने टच किया, बच्चे इस पे तोप के गोले डालो। अब तोप का गोला कहाँ होता है, मुख्यालय में तोप होती है मेरी 8, उसका गोला 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है और दुश्मन के टारगेट पे जाता है। पर डर क्या है उस तोप के गोले का कि वो अगर गिरा तो 100 फीट के इलाके को मिट्टी में बदलता है। हमारी दूरी थी 50 मीटर, तो डरे हुए थे सब। तो मैंने अपने बॉस को कहा सर एक गोला, जस्ट 1, है ना, देखते हैं। तो उन्होंने ठीक है चलो। पहला गोला जब आया तो हमारी बाउंड्री वॉल पे मार दिया, बाउंड्री वॉल गिर गई। मैं सर डोंट वरी, बना देंगे इसको। दूसरा बीच में गिरा, क्यों ऊंचाई दी तो बीच में गिरा। तीसरा ऊंचाई दी तो उनकी दीवार पे। चौथा उनके सर पे गिर गया। अब मैंने बोला सर आपके पास 8 तोप है ना, सब खोल दो। तो 8 की 8 तोप खोल दो, 100 राउंड करीब जबरदस्त रूप से उनपे बरस गए। जैसे ही बरसे तो वहां से आवाज आई या अल्लाह ही हु हा हा। तो हम समझ गए कि चोट तो लग गई। अब 5:30 का वक्त था, एक दिन पहले 11:30 तक फायरिंग, अब 5:30 का वक्त, बोले गिरने के बाद फायरिंग बंद दुश्मन की। अगले दिन सुबह 9 बजे तक कोई फायर नहीं, कोई बिल्कुल फायर नहीं किया उसने। तो मेरे हवलदार ने कहा सर दुश्मन तो डरा हुआ है, कल से कोई फायर नहीं कर रहे। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको गुड मॉर्निंग कर देते हैं। कैसे वो करेंगे, वो कैसे करेंगे गुड मॉर्निंग। मैंने कहा कि देखो 100 राउंड और, अब हमने 100 राउंड और बरसा दी। 15 दिन तक उसके बाद उसने हम पे कोई फायर नहीं किया, 15 डेज। बट उसने क्या किया, क्योंकि वो ऊपर था हम नीचे थे, वो जो इलाका हमारा देखता था
जो उसकी नज़रों में था, जैसे हमारा पानी का स्थान, हमारा राशन लाने का स्थान, हमारे कपड़े लाने का स्थान, वो उसकी हरकत उसने हमारी बंद कर दी। दिन में तो जाने का सवाल ही नहीं उठता है, रात को अगर गलती से टॉर्च या लालटेन जला देना हम गलती से, क्योंकि अंधेरे में कुछ तो जलाने पड़ता है, फायर, तो हम कीड़े जैसे रेंगते ना, खोला, क्योंकि पता है जान तो बचानी है। खैर जैसे तैसे समय, पर 17,000 पे ना एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या है कि वहाँ हमारे 2 दुश्मन रहते हैं। एक तो सामने बैठा ही था, एक वहाँ पे बर्फ भी दुश्मन है। वहाँ पे 8 फीट बर्फ गिरती है, मेरी हाइट 6 फीट है, तो 8 फीट बर्फ गिरती है, और दूसरा टेम्परेचर -20 जाता है। अब लोगों ने मुझे समझाता कि तुम उससे तो निपट ही लोगे जैसे तैसे, पर अगर इस बर्फ के लिए तैयारी नहीं करोगे तो दुश्मन सी गोली से तो नहीं मरेगा तेरा जवान, पर फिसल से मर। और ये मैंने बोला ये तो मेरा तो नंबर 1 टारगेट है कि एक जवान नहीं मरना चाहिए, पर अभी तो इस स्थिति में तो हम हरकत ही नहीं कर सकते, तो मरेंगे। तो ऐसे जैसे ना बाबा को याद किया, तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे बहुत हो गया, अब शांति को ले आओ यहाँ पे। अब हमारे सर को तो अतीन्द्रिय सुख किसमें होता था खैर फिर भी मैंने हिम्मत दिखाई, मैंने शाम को फ़ोन किया, मैं सर ऑल ओके है इस पोस्ट में, और जो एलसी है बाउंड्री वो बिल्कुल सुरक्षित है, जवान सुरक्षित है, सब ठीक चल रहा है। कहता है सती जब से तुम वहाँ बैठे हो मैं निश्चिंत मुख्यालय में बैठा हूँ, वेरी गुड, वेल डन। मैं सर आज आपसे एक आशीर्वाद लेना है, एक सहयोग लेना है। कहते बताइए। मैं सर यहाँ दुश्मन नंबर 2 की तैयारी करनी पड़ रही है, और उसके लिए एक ही मेरे पास चाह रहा है कि यहाँ पे शांति स्थापित हो जाए। शांति बहुत समझाना पड़ा तो समझ गया कि ठीक है। कहता है ठीक है करो शांति को स्थापित। अब मैंने एक जवान को बुलाया, मैंने जवान इधर आओ, पहले तुम्हारी बातचीत होती थी? कहते हाँ सर रोज तो होती थी, शेरो शायरी होती थी। मतलब आज चिल्लाना, हमारे टाइगर आपके टाइगर से कल शाम 4 बजे बातचीत करना चाहते हैं। अब वो चिल्लाने लगा, क्योंकि बहुत दिनों से हमारी बातचीत नहीं हो रही थी ना, तो दुश्मन ने सोचा पता नहीं क्या बेवकूफ तो नहीं बना रहे। खैर बहुत देर तक जब चिल्लाया तो वहां से जवाब आता है हम बातचीत के लिए तैयार है। जी ठीक है जी। अब ये जो 15 दिन बीते जो हमारे लिए बिल्कुल नरक जैसे थे, काला पानी की सजा जैसे थे, मेरी मानसिक स्थिति बहुत पॉजिटिव थी। मैं मन से नहीं परेशान था, हालात खराब थे बट मैं मन से बिल्कुल बैलेंस था और एक अच्छी वाइब्रेशंस दे रहा था सब जगह, उस दुश्मन को भी अच्छी दे रहा था। तो मैंने जैसे मैं 4 बजे, तो बृहस्पतिवार का दिन था, वो बृहस्पतिवार थर्सडे, तो मेरे को लगा ये क्या अच्छा दिन आ गया। और मैं वहाँ पे एक स्वीडन का सफ़ेद सूट मैंने पहना और ब्रह्मा कुमार बन गया। अब मैं ब्रह्मा कुमार बन के दुश्मन के आगे खड़ा हो गया, पहले बाबा को सल्यूट किया, फिर मैं चिल्ला कमरे से, तो मेरे जैसे मैंने बाबा को सल्यूट किया, जैसे बाबा का एक ना आशीर्वाद मिला, बच्चे विजयी। अब मैं सीधे बाहर निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ बाउंड्री वॉल पे मेरे जवान इधर भी खड़े हैं, हथियार लेके पाकिस्तान पे एम कर रहे हैं, वो भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो मैं एक चबूतरे पे खड़ा हो गया, अब छाती से ऊपर मुझे दुश्मन देख रहा है। तो मेरे जवान कहते सर 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 इतना रिस्क नहीं लीजिए, प्लीज़ नहीं लीजिए, आप अपना हथियार अपने, मैंने नो आराम से, क्योंकि एक अंदर से ही बाबा ने आवाज़ भेज दी कि बच्चे अब सब ठीक होने वाला है। तो मैं ऐसे हाथ हिला रहा हूँ, साथ ही दिस इज मेजर रवि, मेजर सती मेरा नाम था, मेजर रवि। तो वहाँ से इतना छोटा हाथ हिल रहा है। तो मैंने कहा कि अच्छा देखो दोस्त, हमारे बीच में फायरिंग शुरू हुई कुछ दिनों पहले और ये फायरिंग चल रही थी, पर अब मुझे लगता है कि हमारी तरफ से भारत से आप पे कोई फायर नहीं आएगा, कोई भी हम फायरिंग नहीं करेंगे, सिंगल राउंड भी नहीं फायर करेंगे आप पे, और आप अपने काम करो, अपना हरकत करो, अपना इंजॉय करो। ये दुश्मन से मेरी बात हो रही है, पर वो मनसा सेवा का रिजल्ट देखिए कितना सुंदर था। उसका जवाब आता है हम भी शांत प्रिय सैनिक हैं और हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं कि आप भी, आपके ऊपर अब हमारी कोई फायरिंग नहीं आएगी पाकिस्तान से, एक गोली भी हम फायर नहीं करने वाले हैं, और आप आराम से अपनी हरकत करो जो आपको करनी है, जहां भी जाना है कर सकते हैं आप। मैंने कहा दोस्त मैं आगरा का रहने वाला हूं, आप आगरा आइए घूमने। कहता है सर मैं पेशावर का हूं, आप। अब 1 घंटे हमारी खूब बातचीत चली है। रात को देखा तो जवान शेरो शायरी कर रहे हैं। अगले दिन सुबह 9 बजे जैसे मैं बाहर आता हूं, मेरे हवलदार कहते हैं सर वो सेंट्री जो खड़ा है ना ड्यूटी पे, चिल्ला रहा है बहुत जोर जोर से। मैंने क्या बोल रहा है? साथी आप लोग हरकत करिए, डरिए नहीं, आप लोग प्लीज अपना हरकत करें जो भी करना है। नहीं सर, ये मुंह में राम बगल में छुरी वाला देश है, इसने कारगिल युद्ध भी ऐसे धोखे से किया। मेरे कोई बात नहीं, चलो मैं चलता हूँ। तो मैंने बाबा को याद किया, दृष्टि ली, सीधे गया ऐसे स्थान पे जहां सर से लेके पांव तक अब वो सेंट्री जिसके हाथ में मशीन गन है मुझे देख रहा है।
चाहे तो सिर्फ उसको क्या करना है, ट्रिगर ही दबाना है, पर नहीं, कैसे दबा सकता है? मेरे साथ कौन था? तो मैंने ऐसे हाथ हिलाया मुस्कुराते हुए उसकी तरफ, उसने भी हाथ हिलाया। मैं चलने लगा उस इलाके में, हवलदार साहब को देखा, मैंने हवलदार साहब, कहते साहब कुछ नहीं हुआ आपको? मैं आ जाओ, सब बाहर आ जाओ। सारे जवान बाहर आ गए। मैंने कहा कि देखो अब हम करेंगे कमान अधिकारी को फ़ोन और उनको बोलते हैं यहाँ आओ और देखो किस परिस्थितियों में हमको यहाँ रहना पड़ रहा है, क्या बुरा हाल हो चुका है। तुरंत अगले हमने कमान को अधिकारी को बताया, अगले दिन वो आ गए। आए तो उन्होंने जब पोस्ट का पूरा देखा, सर्वेक्षण किया, कहते हैं ये तो हालत ख़राब है तुम्हारी यार, दुश्मन ने बहुत नुकसान किया तुम्हारा, और तुम्हारी तो एज ए ऑफिसर भी तुम्हारे लिए व्यवस्था अच्छी नहीं है, क्या चाहते हो तुम? मैंने सर ये सामान चाहिए, ये इतने बंदे भेजो, ये वो सब भेजो, मैं करता हूँ ठीक। उन्होंने भेजा, हमने उस पोस्ट को बहुत सुंदर बनाया, उसमें 3 अलग मोर्चे बना दिए दुश्मन के खिलाफ। सबसे पहले अपने लिए 2-in-1 बाथरूम बनाया, क्योंकि भाई अपने को तो स्नान रोज करना है। और उसके बाद सब ठीक हो गया, सब बढ़िया हो गया। तो 2 मज़ेदार बातें हुई उस 1.5 साल में। पहला कि एक दिन मैं रसोई घर में गया, क्योंकि मैंने जब तक तो फायरिंग थी मैं जाता नहीं था कहीं, मैं सिर्फ अपना ध्यान लड़ाई पे रख रहा था। अब जब शांति हो गई, सब ठीक हुए, तो मैंने देखा ना व्यवस्था करनी है ठीक, तो मैं एक दिन रसोई में चला गया, तो देखा रसोई पूरी काली हो रखी थी। खाना बनाने वाला एक नेपाली कुक, वो भी काला हो रखा था और खाना बड़े प्यार से बना रहा था। तो मैंने देखा उसकी दीवार में 3 अच्छे कैलेंडर थे, एक में श्रीदेवी भी थी, एक में जया प्रदा, एक में पता नहीं कौन थी। कहता है, मैंने देखा, मैंने यार इनमें से किस देवी ने दर्शन दिए जब तेरा फायरिंग हो रहा था? तो बहुत शर्म से झुक गया। मैंने कि हटाओ, अब यहाँ पे भगवान का स्थान बनेगा। दूसरी चीज़ मज़ेदार ये हुई कि मैं एक बार छुट्टी गया, तो मैं आया तो शिव बाबा का झंडा लाया, मतलब बाबा का झंडा यहाँ लहराया जाएगा इस ऊंचाई पे। तो हमने इसको मंदिर पे लगा दिया। तो जैसे ही हमने लगाया तो दुश्मन देखता रहता है ना हमारी हरकत, साथी साथी। तो हमने बोला हाँ जी बताओ। कहते ये कौन सा झंडा लगाते हैं? मतलब यार ये तो अपना भगवान का। कहते सर हम डर गए थे, पता नहीं कोई नया सिग्नल तो नहीं शुरू कर दिया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मजे की बात यह रही कि उस झंडे के प्रकंपन किरणों से, ये तो हमने 2002 में लगाया, 2003 में दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम हो चुका है और आज दिन तक सियाचिन से जम्मू तक युद्ध विराम है, कोई युद्ध नहीं होता। 2 बहुत बड़ी उपलब्धियां मुझे उस कारगिल में हुई। पहला, एक भी जवान नहीं मरा, ना तो गोली से ना फिसल के। दूसरा, हम सुरक्षित वहां से मेरठ पहुंच गए, जहां हमारा नया स्थान हमें दिया गया। वहां पहुंचे तो 1 साल बाद हम तो भूल ही गए, कारगिल में रहे भी थे। पर एक पार्टी ऐसी हुई जहां पे हमारे बदले में जो पलटन वहां रह रही थी कारगिल में, उनके मुखिया मुझे मिलते हैं, नंबर 1। देखते ही कहते हैं, अरे मेजर सती, हाउ आर यू? मैंने बोला सर आई एम फाइन। कहते हैं यार तुझे पाकिस्तान वाले याद कर रहे थे। मैंने बोला सर हाउ कम? कहते हैं देखो तुम 2003 फरवरी में चले। मैं जी सर। कहते 2003 दिसंबर में युद्ध विराम हो गया। मैंने सर हमने भी उसके लिए योगदान किया, खूब योग किया। कहता है यस हो सकता है किया हो। कहता है 2004 जनवरी की बात बताता हूँ तुझे कि बर्फ गिरी थी उसी पोस्ट पे जहां आप रहते थे, बर्फ काफी गिरी हुई थी। एक जवान रात को बाथरूम के लिए आता है, पर पता नहीं कैसे उसका पाँव फिसला, वो नाले में चला जाता है और अगले दिन सुबह देखते हैं तो एक ऐसे नाले में उसकी बॉडी पड़ी है जो पाकिस्तान का है। अब ये क्या करें, वाइट फ्लैग दिखाना पड़ता है। उन्होंने भी वाइट फ्लैग दिखाया, हम गए, वो आए, उन्होंने बहुत रेस्पेक्ट से हमें बॉडी भी दी, खूब बातें की और अंत में बोला सर वो मेजर सती कहाँ है? तो नो 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 मेजर रवि। कहते हैं सर हमें आपकी पूरी जानकारी है, जैसे माया को भी हमारी। तो उसने बोला कि क्या पूछना चाहते हैं, क्या हो गया, कोई शिकायत है उसकी? कहते हैं नहीं नहीं सर नो शिकायत। सर 2 बातें उसकी बहुत पसंद आई। एक तो वो 1.5 साल तक इतना लंबा समय उस पोस्ट में रहा जो कोई आपके ऑफिसर नहीं रहते। 2 से 3 महीने के बाद सब ऑफिसर भाग जाते हैं क्योंकि सबसे टफ पोस्ट है आपकी पलटन की वो। दूसरा, उसका जो उसूल था जियो और जीने दो, सर ये हमें बहुत पसंद आया। सर अगर मिलेगा तो कहना सलाम भेजा है। तो अपने जवान तो हमें सल्यूट करते ही है, पर वो दुश्मन है जो, तो ये किसका कमाल है? ये हमारा ज्ञान है, ये अध्यात्म है, ये बाबा है। अब लास्ट एक बहुत सुंदर अनुभव कि नागालैंड में मुझे 3 साल रहने का मौका मिला, कोहिमा में। वहाँ पे एक फौज जिसका नाम है आसाम राइफल्स, वो पूरे 7 राज्यों में सुरक्षा प्रदान करती है।
तो उसमें मुझे 2005 से 8 जाने का मौका मिला। तो उन दिनों भी वहाँ मणिपुर और नागालैंड में बहुत आतंकवाद था, बट काफ़ी कंट्रोल हो गया था। तो जब हम गए, पहले तो हमने आतंकवाद से लड़ा, फिर जब थोड़ी शांति हुई तो फिर हमारे एक जर्नल ने मुझे बुलाया, बोला कि भाई कुछ और करने की सोचो, है ना, अब यहाँ लड़ाई तो उतनी है नहीं, तो कुछ और सोचो। तो मैंने क्या देखा, एक दिन मेरे ऑफिस में मेरे जो कमान अधिकारी है, वो बहुत अच्छे इंसान, वेरी गुड मैन, सिगरेट पी रहे हैं। तो मैंने बोला, सर मैंने कई बार देखा आपको कि आप सिगरेट पीते हो, पर ऐसा क्या है, आपको तो इतने अच्छा इंसान हो आप, इतने गुड मैन हो आप, आपको सिगरेट पीने की क्या जरूरत पड़ती है? कहता है, सती ये तो आपने मुझे बोल दिया मैं सिगरेट पी रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं होता कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ। मेरा सिगरेट कब पैकेट से बाहर आता है, कब मुंह में जाता है, कब पी लेता हूँ, मुझे पता ही नहीं होता है। अच्छा सर आप नहीं चाहते कि आपसे से छूटे? कहते नहीं मैं चाहता हूँ मैं। तो सर आप फिर करिए, कुछ प्रयास करिए। कहते क्या कर सकते हैं? मैंने, सर मैं आपकी हेल्प करूँ? कहते आप कैसे करेंगे? मैंने, सर हमारी ब्रह्मा कुमारी में एक डी एडिक्शन टीम होती है, अगर हम उसको बुलाएं तो वो आपको ऐसे अच्छे बातें बताएंगे कि आप छूट जाएगा। कहते अच्छा आप बुलाइए। मैं, सर एक ही शर्त बुलाऊंगा, अगर आप उनको आने जाने का टिकट देंगे और रहने की व्यवस्था देंगे, गाड़ी देंगे। कहते एवरीथिंग आई विल गिव। अब शाम को कर्नल साहब ने ब्रिगेडियर साहब को फ़ोन किया जो उनसे बड़े थे कि सर आज कर्नल सती ने एक ऐसा मुझे सुझाव दिया है, तो मैं अपनी पलटन के लिए इस कार्यक्रम को करने की आपसे अनुमति चाहता हूँ। कहते हैं यार तू क्या बात कर रहा है, पलटन का ही करेगा, ब्रिगेड का कर, जिसमें 5 पलटन है, पूरे 5 पलटन का प्रोग्राम होगा। जी सर बिल्कुल ब्रिगेड का करेंगे। अब ब्रिगेडियर साहब जनरल साहब से फ़ोन करते हैं शाम को कि जी सर ऐसे ऐसे सती जी ने कहा है। तो जनरल साहब कहते हैं अरे क्या बात करते हो, मेरे नीचे जो इतना पूरा नागालैंड है ना, सबका प्रोग्राम होगा, सबके ट्रूप्स आएंगे वहां पे। तो बहुत भव्य बड़ा कार्यक्रम हुआ। तो हमारे सचिन परब, अशोक गाबा, बहनें सब आए, सुंदर कार्यक्रम हुआ। उसमें जनरल साहब बैठे, जनरल साहब को बहुत अच्छा लगा प्रेजेंटेशन। कहते हैं मेरे को फिर ऑफिस में बुलाया, बोला यार सती कुछ और करेंगे आगे, ये से बात बनी नहीं है ना, ये तो बहुत अच्छी बात है जो तुमने की, बट अभी आगे कैसे इसको जारी रखें, क्योंकि यहाँ तो लड़ाई हम लड़ ही नहीं रहे, तो एटलीस्ट डी एडिक्शन तो कम करें लोगों का, जवानों का। तो सर क्या चाहते हैं? कहते हैं कि देखो मेरे पास ना एक मेजर साहब का घर है, खाली पड़ा हुआ है, क्यों ना हम तुम्हारी उन बहनों को जो नागालैंड में रहती है, कोहिमा में रहती है, उनको वहां बुला ले। मैं, सर आपकी मर्जी। कहते बुला लो तुम, मैं सारी व्यवस्था दूंगा उनको उस घर में, जो तुम कहोगे मैं दूंगा, है ना, राशन भी देंगे उनको हम, वो वहां रहे। और एक हम बनाएंगे डी एडिक्शन एंड मेडिटेशन सेंटर। दोस्तों 1.5 साल तक वो चला, जिसका उद्घाटन स्वयं जनरल साहब ने किया। और जिस दिन वो उद्घाटन करने आए तो हमने उसमें ना एक बाबा का रूम भी बनाया था, जिसमें ब्रह्मा बाबा की फोटो थी। तो उन्होंने हमसे पूछा भाई ये क्या है? हमने कहा सर ये हमारे फाउंडर का है, जो हमारे इंस्पिरेशन है। कहते अच्छा ठीक है। उन्होंने अपने जूते उतारे, अंदर जाए, ब्रह्मा बाबा से दृष्टि लेने लगे 5 मिनट तक। कोई ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक अट्रैक्शन उनको हुआ कि भाई कुछ तो होगा, तभी इतना अच्छा कार्य करते हैं लोग। और दृष्टि लेके फिर उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया। 1.5 साल तक वो चला। फिर जब उन्होंने उसी दिन कह दिया था कि जिस दिन मैं जाऊंगा उस दिन ये आपको छोड़ना भी पड़ सकता है, क्योंकि आने वाला जर्नल पता नहीं आपकी सपोर्ट करे ना करे। अब ये बात जो है ना हमारे मुख्यालय शिलोंग तक चली गई कि कर्नल सती ऐसी ऐसी व्यवस्था करते हैं, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हो रहे हैं और ऐसा। तो ना यार उस कर्नल सती को यहाँ बुलाओ, शिलोंग बुलाओ, उसको हम ले जाते हैं दिल्ली अपने साथ, वहाँ पे स्थापना दिवस होता है असम राइफल का, उसको हम उसमें सेवा लेंगे उसकी। तो मुझे दिल्ली बुला लिया गया, आ जाओ भाई दिल्ली, एक आसाम राइफल्स का स्थापना दिवस है, उसमें आपका एक प्रोग्राम होगा। मैं जी सर। हम दिल्ली पहुंचे, 7 ऑफिसर्स बैठे थे, एक कर्नल साहब हमें समझा रहे थे कि क्या करना है। तो सभी को काम बांटा गया, सभी को। अब 7वां मैं था, मुझे देखते हुए वो ऑफिसर जो काम बांट रहे थे मुस्कुराने लगे पहले, तो मुझे जानते थे कि ये ब्रह्मा कुमार है। बोला सती आप तैयार हो, हम आपको जो काम देंगे। मैंने हाँ सर बताइए आप क्या मेरे लिए सेवा है। कहता ये जो पार्टी होगी, स्थापना दिवस होगा असम राइफल का, जिसमें 200 के करीब बड़े अधिकारी आएंगे और गृह मंत्री भारत सरकार मुख्य अतिथि होंगे, और जो दिल्ली में हुआ कार्यक्रम, आपका काम है सभी को शराब और सिगरेट पिलाना। मैंने बोला सर टी टोटलर हूं, आप जानते हो ब्रह्मा कुमार किसे कहते हैं। कहते इसलिए तो तुझे दिया जा रहा है। मैं सर आप बताइए ये आदेश है कि खाली आप मुझे ऐसे बोल रहे हो? कहते नहीं आदेश है तुम्हारे लिए। मैं सर फिर मैं करूंगा इसको। अब मैं ब्रह्मा कुमार जिसको शराब के नाम नहीं पता है, लिस्ट बना रहा है, सिगरेट की भी लिस्ट बना, क्योंकि उसका मुझे क्या मिला था? आदेश। खैर 20 दिन बाद वो कार्यक्रम हुआ, 20 मुझे वेटर्स मिले गए, बहुत शानदार कार्यक्रम रहा, सुपर हिट रहा। डीजी साहब मुखिया खुश हो गए। अगले दिन वो कर्नल साहब ने बोला भाई कुछ हिसाब बना दिया खर्चे का? हाँ सर बना दिया। लाओ दिखाओ। दिखाया। फिर मुस्कुराने लगे। अरे मैंने बोला हो गया कोई गड़बड़? मैं सर कुछ हो गई गड़बड़ मेरे से? कहते नहीं तुमने वो काम किया जो हमारा एम था ना, लक्ष्य, वो अचीव हो गया हमारा।
मैं क्या सर? कहते यार पिछले साल जो खर्चा हुआ था ना उसका आधा करके दिखाया तुमने। वैसे ऐसा हो ही नहीं सकता। कहते नहीं नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि पिछले साल जो अफसर चुना था वो खाता भी था, पीता भी था और स्मोकिंग भी करता था, और उसके नीचे जो 20 थे ना जवान जो वेटर मिले थे, उन्होंने भी आनंद लिया। अब तुमने ना तो पिया, तो इसलिए रिजल्ट आया। अच्छा सती, एक चीज तुम्हारे में देखी जाती है कि तुम कुछ मेडिटेशन कराते हो, डी एडिक्शन कराते हो, तो एक काम करोगे, मैं हासिल करेंगे। तो ऐसा करो कि आप ये 7 राज्यों में जो आसाम राइफल की फौज बैठी है, इनके लिए एक 15 से 20 दिन का प्रोग्राम बनाओ, जिसमें आपकी ब्रह्मा कुमारी टीम यहाँ आए। शिलोंग से पहला कार्यक्रम होगा जिसमें डीजी बैठेंगे, और फिर हम उनको 7 राज्यों में घुमाएंगे। सारा खर्चा, एयर टिकट, ट्रेन टिकट, गेस्ट रूम सब हम देंगे, गाड़ी भी हम देंगे। सिर्फ आप एक प्लानिंग करके बनाओ, और हम इसको करना चाहते हैं। तो मैंने पूरी प्लानिंग करके दी, और आप यकीन मानेंगे कि कितने सुंदर ढंग से बाबा के बच्चे आते हैं और सारे 7 राज्यों में घूमते हुए उन फौज की सेवा करते हैं। देखो, एक छोटा सा हाजी का पार्ट और भला किसका हुआ? पूरे फोर्स का भला हुआ। ना जाने कितने लोग उसमें सुधर गए होंगे, कितने लोगों का जीवन बदल गया होगा। तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि हम सब सिर्फ किस बात को पकड़ के रखें? निमित्त हूं, मनसा सेवा करनी है। दृष्टि, मैंने कहा ना, मैंने दृष्टि को बहुत यूज किया बाबा की, है ना। अभी भी मैं कभी भी किसी भी जगह जाऊंगा, किसी भी बिल्डिंग में, तो मैं कहता हूं मुझे छत में ले जाइए, और छत से जहां तक मेरी नजर जाती है वाइब्रेशन से, क्योंकि यही चीजें आप समाज को चाहिए। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो मेरा स्व पुरुषार्थ है वो अभी मनसा सेवा पे फोकस्ड है, कि हम जितना मनसा सेवा कर सकते हैं उसकी वाइब्रेशंस टकरा के हमारा ही भला करेंगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के जब ऐसे अनमोल रत्न देखते हैं तो हमारा दिल कहता है वाह बाबा वाह। जिन फरिश्तों को और आप देवताओं को तैयार कर रहे हैं वो तो हमारे सामने ही है। कौन युद्ध के मैदान को पिकनिक समझता है? हमें तो अपनी छोटी छोटी बातें भी युद्ध का मैदान लगती हैं, और युद्ध के मैदान को पिकनिक समझना, शेर का, कागज का शेर समझना। तो स्थिति देखकर बहुत खुशी होती है, कहानियां सुनकर बहुत अच्छा लगता है। सती भाई की कहानी मैंने सामने भी सुनी है, यूट्यूब पर भी सुनी है, बोरीवली में भी सुनी है, और जितनी बार सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है। पर साथ साथ दिल ये भी कहता है कि ऐसी स्थिति हमें बनाए। उसके पीछे का पुरुषार्थ, निमित्त भाव, नियमित मुरली, भगवान के प्रति इतना प्यार, श्रीमत के प्रति इतना प्यार, धारणाओं के प्रति इतना प्यार, तो वो स्थिति आज सामने आई है। स्थिति देखकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन स्थिति के पीछे का पुरुषार्थ अगली क्लास में सतीबाई से सुनेंगे कि पीछे जो इतनी मेहनत है, जो इतना त्याग है, जो इतनी तपस्या है, इतनी कठिन परिस्थितियों में रह करके भी -20 डिग्री में रोज नहाना लेकिन बाबा की उन सभी बेसिक धारणाओं को भी आपने जो पकड़ करके किया है, आज हम सभी को बहुत बहुत प्रेरणा मिली है। दिल से भाई जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बार बार आते रहे। इनफैक्ट ये सेट नहीं हो रहा था तो सती भाई ने कहा मैंने तो जाना ही है, मुझे तो बोरीवली जाना ही है और बोरीवली के परिवार से मिलना ही है। तो ये तो हमारे लिए ऑर्डर था कि उन्होंने कहा आना ही है, और हमने कहा सर आपको आना ही है हम सब वेट कर रहे हैं। 30th को पूरा हुआ वैलिडिटी सेशन, और उसके बाद आज का प्रोग्राम बना। सती भाई की लौकिक बहन भी IC कॉलोनी में रहती है, तो आपका बार बार आना होगा, तो आपको यहाँ ज़रूर आना है। हम सब आपको बार बार निमंत्रण देते हैं। शुक्रिया।